नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिकला गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन यानी ऊष्मा इंजन की दक्षता हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है। किसी ऊष्मा इंजन में अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कि तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित होता है, इंजन की दक्षता कहलाती है। और जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, आप देखें नोट्स में, देखिए एब्जॉर्ब हीट का वो फ्रैक्शन जो वर्क में कन्वर्ट है वो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कहलाता है। हम इसको गणितीय रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि इंजन की दक्षता किए गए कार्य तथा उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से अवशोषित ऊष्मा का अनुपात होता है। यदि इंजन की दक्षता को हम नीटा से एक्सप्रेस करें तो हम ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, नीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी जो वर्क डन है और डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब हीट यानी Q2 का जो रेशो है वो कहलाएगा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यानी नीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q2। ये है इक्वेशन नंबर 1। और हम ये जानते हैं, हमने अभी कार्नोट साइकिल में ये रिलेशन पढ़ा था कि W अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। So we can write neta is equal to W upon Q2 which is equal to T2 minus T1 upon T2. This is equation number 2. As we know, T2 minus T1 upon T2 is smaller than 1. So neta is smaller than 1. और हम ये जानते हैं कि सिस्टम के द्वारा जो नेट हीट एब्जॉर्ब की जाती है Q वो इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम ये जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग W इज इक्वल टू Q, तो W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 4 से W की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, या आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करके देख सकते हैं। देखिए 2 में पुट करते हैं तो नीटा इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये है इक्वेशन नंबर 5। और इस इक्वेशन नंबर 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो यानी ऊपर इस समीकरण में ये माना गया है कि संपूर्ण चक्र में प्रत्येक पद उत्क्रमणीय अवस्था में किया गया है ताकि अधिकतम कार्य प्राप्त किया जा सके, परंतु वास्तविकता ये है कि प्रायोगिक रूप से उत्क्रमणीय अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः इंजन की वास्तविक दक्षता द्वारा दर्शाई गई दक्षता से भी कम होती है। इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी भी इकाई नहीं हो सकती है, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब हम स्टार्ट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, यानी कार्नोट थ्योरम। इसको एग्ज़ाम में आपसे कार्नोट थ्योरम के अगर पूछा जाए तो आपको यही एक्सप्लेन करना है जो हम पढ़ेंगे। तो कार्नोट थ्योरम क्या कहता है? कार्नोट थ्योरम के अनुसार सोर्स और सिंक के समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, कार्यकारी द्रव चाहे कोई भी लिया जाए। तो इस चीज़ को यानी कार्नोट थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम ये मानते हैं कि दो हमारे पास उत्क्रमणीय इंजन A और B है, और जो कि समान ताप वाले, यानी दोनों का ताप समान है T1, और समान ताप T1 वाले इसके सोर्स और सिंक है। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये दो इंजन हैं
ए और बी, है ना, और ये सोर्स और ये सिंक है, इन दोनों का टेम्परेचर समान है, इनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है। और एक सामान्य कार्नो साइकिल के अनुसार मान लो ये ए अग्र दिशा में कार्य करे और ये जो बी है ये विपरीत दिशा में कार्य करे। अब माना कि ए की दक्षता बी की दक्षता से अधिक है, यानी जो जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है कि नीटा ए इज़ ग्रेटर देन नीटा बी। हम अगर मान लो ये माने तो इंजन ए सोर्स यानी जिसकी टेम्परेचर T1 है, इससे ये Q2 हीट अवशोषित करता है और उस ऊष्मा के एक अंश को ये कार्य में परिवर्तित करके, यानी कार्य क्या है W, उसमें परिवर्तित करके और -Q2 -W हीट जो है, जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये हीट सिंक को जिसका कि टेम्परेचर T1 है इसको विसर्जित कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंजन बी की। जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि ये इंजन बी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो ये इंजन बी एक रेफ्रिजरेटर की जैसे काम करता है। ठीक है, तो ये इंजन बी सिंक से Q2 -W हीट एब्जॉर्ब करता है और उस पर -W' कार्य होता है और बची हुई यानी -Q2 हीट जो है वो इस सोर्स को दे देता है। तो चूँकि इंजन ए की दक्षता इंजन बी से अधिक है, इसलिए यहाँ पर W इज़ ग्रेटर देन W' होगा, अर्थात इंजन बी अवशोषित ऊष्मा के कम भाग में परिवर्तित होगा। यानी हम यूँ लिख सकते हैं कि Q2 -W' इज़ ग्रेटर देन Q2 -W। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंजन ए जितनी ऊष्मा सिंक में विसर्जित करता है उससे अधिक ऊष्मा इंजन बी सिंक से अवशोषित करता है। इस प्रकार इन दोनों इंजन का युग्म कुल मिलाकर W -W' ऊष्मा सिंक से अवशोषित करके संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। यह बात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अपोजिट है, उसके विरुद्ध है, उस नियम के विरुद्ध। यदि ऐसा संभव हो सके तो हम समुद्र या वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित करके लगातार कार्य में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात पूर्व में जो हम ये मान के बैठे, जो हमने माना कि नीटा ए इज़ ग्रेटर देन नीटा बी, ये सही नहीं है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नीटा ए इज़ इक्वल टू नीटा बी है, अर्थात समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रोपी की डेफिनेशन और कि हम इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। किसी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय प्रकार से अवशोषित ऊष्मा तथा वह परम ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई का अनुपात एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। यानी सिस्टम द्वारा रिवर्सिबली एब्जॉर्ब हीट और वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पर हीट एब्जॉर्ब की गई उसका जो रेशो है वो एंट्रोपी चेंज कहलाता है। यहाँ आप देख रहे हैं हमने ये इक्वेशन लिखी है, एंट्रोपी चेंज DS इज़ इक्वल टू DQ रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T। यदि तंत्र निश्चित ताप T पर Q रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित करके A अवस्था से B अवस्था में जाता है तो एंट्रोपी में एक फाइनाइट चेंज होता है, जो कि हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेल S इज़ इक्वल टू SB माइनस SA विच इज़ इक्वल टू Q रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय T।
जिस तरह से हमने देखा ऊर्जा यानी ई, एनर्जी ई, उसी तरह से ये एंट्रोपी भी एक अवस्था फलन है या जिसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, और इसका जो डिफरेंशियल है वो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, यानी जिसे यथातथ अवकलन कहते हैं, इसका डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और इसको थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंट्रोपी की वैल्यू सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की अमाउंट पर डिपेंड करती है। हमने देखा था कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखी थी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, यानी मात्रात्मक गुण क्या है कि ये एंट्रोपी यानी किसी भी सिस्टम की जो वैल्यू है अगर वो तंत्र में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करती है तो उसे हम मात्रात्मक गुण कहते हैं। एंट्रोपी की जो इकाई है वो कैलोरी पर डिग्री होती है, या हम कह सकते हैं जूल पर डिग्री या जूल पर केल्विन होती है। और कभी कभी एंट्रोपी की इकाई EU में भी व्यक्त की जाती है। ये एक मात्रात्मक गुण है। एक मोल पदार्थ के लिए एंट्रोपी की इकाई कैलोरी पर डिग्री पर मोल या जूल पर डिग्री पर मोल होती है, अतः एंट्रोपी मोलर एंट्रोपी कहलाती है। और अब हम देखते हैं एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, और हम ये कह सकते हैं कि समतापी रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। इसको समझने के लिए माना कि एक आदर्श गैस के n मोल का समतापी उत्क्रमणीय प्रसारण करवाया जाता है। इस प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब डेल E इज इक्वल टू 0, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स हम ये लिखते हैं, फर्स्ट लॉ क्या लिखते हैं हम कि डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और डेल ई 0 है इसलिए 0 इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू या क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब क्यू क्या है, एब्जॉर्ब हीट है, और डब्ल्यू इस एक्सपेंशन में जो वर्क डन है वो है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू। एक्सपेंशन T टेम्परेचर पर होता है और वॉल्यूम में जो चेंज है वो V1 से V2 होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो वर्क डन है वो लिखेंगे W इज इक्वल टू nRT log V2 अपॉन V1। और हम ये जानते हैं कि एंट्रोपी चेंज, अभी अपन ने पढ़ा था ना एंट्रोपी, डेल S इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, और Q रिवर्सिबल किसके इक्वल है, W के इक्वल, यानी W की वैल्यू क्या है nRT log V2 अपॉन V1। ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे nRT log V2 अपॉन V1 डिवाइडेड बाय T, ये हमने लिख दिया। तो एंट्रोपी क्या हो गई, डेल S इज इक्वल टू nR log V2 अपॉन V1, या जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल S इज इक्वल टू 2.303 nR log V2 अपॉन V1। इस तरह से हम आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस में हम एंट्रोपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।